Hello, good morning everybody. Today we'll start a new chapter of history, the French Revolution. Okay? ये जो हमारा चैप्टर है फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये पूरा चैप्टर फ्रेंच के बारे में है। जो फ्रांस है हमारा, वहाँ जो रेवोल्यूशन हुआ था, वहाँ इससे पहले जो दुनिया थी, अभी से पहले जिस तरह के लोग थे, जिस तरह के एनवायरनमेंट था, जिस तरह की लिविंग थी और क्या क्या सिस्टम था, ये सारा चैप्टर उसके ऊपर है। सो हिस्ट्री बहुत बोरिंग होती है पढ़ने के लिए, एंड ऑब्वियसली बोरिंग होती है, बहुत ज़्यादा बोरिंग होती है, बट डिपेंड करता है कि हम कैसे पढ़ते हैं। दो इट इज़ वेरी बोरिंग, बट हमें पढ़ना ही है बिकॉज वी ऑल आर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 और इसके बाद आपका बोर्ड्स है, सो पढ़ना तो पड़ेगा ही। डोंट वरी, हम लोग इसे बोरिंग वे में नहीं, इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोगों सबको इसके साथ नोट्स मिलते हैं, आप लोग सबको नोट्स प्रोवाइडेड है। आई वॉन्ट यू ऑल कि काइंडली प्लीज़ आप लोग अपने नोट्स पढ़ लीजिए, ताकि जब हम ये चैप्टर पढ़ें, जब मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँ तो आपको समझ आए कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। क्योंकि हिस्ट्री में क्या होता है ना बच्चों, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं और एवरी पॉइंट, एवरी थ्योरी को इस तरह शॉर्ट वे में एक्सप्लेन तो मैं कर दूँगी, बट आपको बहुत अच्छे से समझने के लिए उस चीज़ को पढ़ना पड़ेगा। तो जब आप नोट्स पढ़ेंगे उसमें जो पॉइंट्स होंगे, मैं उन पॉइंट्स को यहाँ पे जब एक्सप्लेन करूँगी तो यू विल गेट टू नो कि अच्छा ये पॉइंट्स वहाँ पर क्यों हुए हैं। बहुत लंबे लंबे लेंथी पैराज होते हैं हिस्ट्री में, और वो सब एक एक करके इस तरह से ऑन वीडियो समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बट हम लोग पूरा चैप्टर कवर अप करेंगे ना गुड वे, ना गुड अच्छे एक्सप्लेनेबल वे में इसको स्टार्ट करेंगे। बट फॉर दैट मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब इस चैप्टर के नोट्स को अच्छे से पढ़ लें। जिस भी टॉपिक पे मैं बात करती हूँ आज, जैसे आप लोग इस वीडियो को देखोगे, जिस टॉपिक पे मैं ऐड करूँगी उससे आगे के रेस्ट 3 to 4 टॉपिक्स आप लोग रेडी रखो पढ़ के, ताकि जब हम लोग आगे इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करें नेक्स्ट क्लास में, तो आप लोगों को पता हो कि हमें किस बारे में बात करनी है। ओके, सो विल स्टार्ट द चैप्टर और प्लीज़ डू इट, ताकि हम लोग आप लोगों को ही समझ आएगा। दैट इज़ नॉट फॉर माई बेनिफिट, मेरे लिए नहीं है, आप लोगों के बेटरमेंट के लिए, बिकॉज इट इज़ हिस्ट्री एंड यू हैव टू लर्न इट इन अ गुड वे। यहाँ के जो कंक्लूजन्स है, कब हुए और ब्रिक्स क्या है, रीजंस क्या है, क्राइटेरियाज क्या है, किस तरह का एनवायरनमेंट था, ये सारी चीज़ें ही हैं जो हमारे क्वेश्चंस में आती हैं। ओके, सो इतना आप लोगों को करना है। शैल वी स्टार्ट द चैप्टर नाउ? ओके, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर लेट अस नो समथिंग अबाउट फ्रेंच, लेट अस नो समथिंग अबाउट फ्रांस। ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है जो फ्रांस में हुआ, आखिर ये है क्या? जो हमारे ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है जो फ्रांस में हुआ, बच्चों ये हिस्ट्री ऑफ यूरोप की हिस्ट्री में सबसे बेस्ट ट्रेडमार्क कह सकते हो, वन ऑफ द बिगेस्ट रेवोल्यूशनरी रेवोल्यूशन कह सकते हो उसको। क्यों ऐसा क्यों है कि ये एक रिमार्केबल चीज़ है, एक ऐसी चीज़ जिसने कुछ अच्छा करके गया, मतलब एक ऐसी चीज़ जिसने अपना ट्रेडमार्क, अपनी धाक जमा दी है हमारे यूरोप के हिस्ट्री में। क्यों ऐसा किया? क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ था ना बच्चों, उसके बाद यहाँ के लोगों ने, यहाँ के सिस्टम ने, यहाँ के रहने वालों ने ये अंडरस्टैंड किया, उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि हमें मोनार्की में नहीं रहना चाहिए। फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से ही मोनार्की सिस्टम हट के हम एक डिसिप्लिन सिस्टम में आए। फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से ही हमें ये पता चला कि मोनार्की के बाहर भी एक सिस्टम, इंडिविजुअल सिस्टम, इंडिपेंडेंट सिस्टम है जिसमें हम रह सकते हैं। उस रेवोल्यूशन में ही लोगों को पता चला कि उनके पास कुछ इंडिविजुअल राइट्स हैं जिसको वो एंजॉय कर सकते हैं। उनके पास भी पावर्स है, सारी पावर सिर्फ एक किंग या एक रूलर के ऊपर नहीं होती है। ये सारे कंडीशंस उन्हें कौन सी चीज़ में पता चली? वाइल ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके, सो दैट इज़ वाई ये बहुत रेवोल्यूशन, ये जो हमारा हिस्ट्री टाइम पीरियड में बहुत इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन है, क्योंकि इसने एक मोनार्की सेटअप को चेंज करके गवर्नेंस सेटअप में डेवलप किया है। ओके, और फ्रेंच रेवोल्यूशन ने हमें बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत एवरग्रीन, नॉट सो एंडिंग एक स्लोगन दिया था। ओके, स्लोगन दिया है, दैट इज़ लिबर्टी, ओके, इक्वालिटी एंड फ्रीडम आर वेरी इम्पॉर्टेंट। और वो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उस टाइम पीरियड के लोगों के लिए बिल्कुल एक आइडियल बन गया था, एक आइडिया ऑफ लिविंग बन गया था ये स्लोगन। ना सिर्फ उस दौरान उन लोगों के लिए, बल्कि उसके बाद के जो एरा के लोग थे उन्होंने भी ये स्लोगन फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था, दैट इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रीडम आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। ओके, ये था फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में कि वो क्या है। नाउ समथिंग अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन है, वहाँ का कोई ना कोई राजा होगा, अब थोड़ा उसके बारे में जानते हैं। और हम लोग जानते हैं अब कि
फ्रांस में 18वीं सेंचुरी के दौरान फ्रांस की सोसाइटी कैसी थी। ओके, सो इन 1774 वहाँ पर एक राजा था, एक इंसान था जिसका नाम था लुइस 16। एट द एज ऑफ 20 ही बिकेम द किंग ऑफ द फ्रांस। वो वहाँ का राजा बन गया था। ठीक है, लुइस 16 एक बोर्बन फैमिली में पैदा हुआ था। 20 साल की उम्र में वहाँ का राजा बन गया। उसके बाद उसने एक ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस से शादी कर ली। ऑब्वियसली हर राजा अपनी सल्तनत को बढ़ाने के लिए, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए किसी ना किसी ऐसे प्रिंस या प्रिंसेस से वो लोग शादी करते हैं ताकि वो अपने राज्य को, अपने कंट्री वाइड को, अपने लोगों को, अपने पावर्स को एक्सटेंड कर सकें और वो और वर्ल्ड वाइड जा सके। तो यहाँ पे लुइस 16 ने भी सेम फंडा अपनाया, उन्होंने भी सेम तरीका यूज़ किया। एक प्रिंसेस से शादी की, वो प्रिंसेस एक ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस थी जिनका नाम था मैरी एंटोनेटी। ओके, ये उनका उस प्रिंसेस का नाम था जिससे लुइस 16 ने शादी करी थी। वहाँ से उससे शादी होने के बाद वो एक अच्छी, मतलब अपने आप वहाँ के फ्रांस की सोसाइटी सेटल्ड अप हो रही थी। लेकिन उस टाइम पीरियड में हमारा जो फ्रांस है वो एक लंबे लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर से गुजर रहा था। ड्यू टू दिस लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर्स एंड मेंटेनेंस, जितना भी वहाँ पे जो एक पैलेस का जो ट्रेजरी होता है, जो ट्रेजर होता है, जो हर राजा, हर किंग अपने लोगों के लिए संभाल के रखता है या वहाँ के मेंटेनेंस के लिए, वो उसका धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। क्यों? क्योंकि वॉर का एक्सपेंसेस को बेयर करना बहुत आसान बात नहीं है। उसको बेयर करने के लिए अगर हम अपने वॉर के एक्सपेंसेस को बेयर करें तो हमें पैसे मिलने भी चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा था। वो पूरा सालों साल, मतलब एक लॉन्ग टर्म ईयर्स जो है फ्रांस में वॉर चली, वो सिर्फ वॉर चल रही थी। कोई इंक्रीमेंट, कोई फाइनेंशियल डेवलपमेंट, कुछ अच्छी वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रही थी। जब भी कहीं पे भी वॉर होता है बच्चों, बाकी सारे सेटअप्स, बाकी सारे इंडस्ट्रीज, बाकी सारी चीज़ें क्या हो जाती है, ड्रॉप हो जाती है, राइट। वहाँ पे भी वही हो रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ ना कि वहाँ के वॉर को मेंटेनेंस के लिए वहाँ पे एक्स्ट्रा वैगन जो कोर्ट्स थे, जो पैलेस थे, पैलेस में ऑब्वियसली वो जिस पैलेस में रहता है वहाँ के कोर्ट्स, वहाँ के मेंबर्स, वहाँ के ऑफिशियल्स को पे करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि वहाँ का जो ट्रेजर है वो बिल्कुल एम्प्टी हो रहा था। और एक पॉइंट में आने के बाद उसका ट्रेजर पूरी तरह एम्प्टी हो गया था। दो लुइस 16 ने अमेरिकन्स को 13 to 14 आई होप सो 13 to 15 कॉलोनीज़ को इंडिपेंडेंस होने में हेल्प करा, बट स्टिल लुइस 16 के ऊपर बहुत ज़्यादा वहाँ के मेंटेनेंस, वहाँ के सारे मेंटेनेंस को बियर करने के लिए लुइस 16 डेब्ट, कर्जे लेने लगा। ठीक है, वो लोन्स पे लोन्स लेते गया और अपने मेंटेनेंस को कैरी ऑन करता गया, बाकी चीज़ों को मेंटेन करता गया। बट एट सम पॉइंट ये चीज़ें और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाई। जैसे ही जैसे ही उसका डेप्थ बढ़ता चला गया, लीडर्स ने क्या किया, कोई भी अगर हमें पैसे देता है, कोई भी इंसान अगर हम किसी भी मनी लेंडर से पैसा लेते हैं तो वो उसका वापस लेने टाइम कुछ परसेंट चार्ज करते हैं, राइट। उन्हें वो एक्स्ट्रा परसेंट देना होता है चार्ज। तो यहाँ पे भी लीडर्स ने, जितने भी मनी लेंडर्स थे, उन लोगों ने फिर लुइस 16 को एक्स्ट्रा चार्ज करना स्टार्ट कर दिया। लैक ऑफ कितने परसेंट का, 10% ऑफ इंटरेस्ट। हर लोन पे उसे 10% ऑफ इंटरेस्ट चुकाना होता था। और इस चीज़ को चुकाने के लिए उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे? तो इस चीज़ को चुकाने के लिए लुइस 16 ने क्या किया, मेंटेनेंस को चुकाने के लिए उसने टैक्सेस को इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि पैसे चुकाने के लिए उसके पास पैसे होने भी चाहिए। जो पैसे वो लोन से ले रहा है वो तो वो वॉर एक्सपेंसेस को, अपने एक्स्ट्रा वैगन कोर्ट्स को, अपने पैलेस को मेंटेन करने में यूज़ कर रहा है, तो उसके पास और पैसे कहाँ से आएंगे? तो उसने क्या किया कि जो लोग थे, बाकी जो भी लोग थे, उनसे टैक्सेस को और ज़्यादा इंक्रीज, उसके परसेंटेज और बढ़ा दिए। और बच्चों, इस चैप्टर में हमारी सोसाइटी जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड, उसमें सिर्फ 1 पार्ट ऑफ सोसाइटी ही टैक्स पे करती थी, बाकी सोसाइटीज़ टैक्स पे नहीं करती थी। तो उस एक ग्रुप ऑफ सोसाइटी के टैक्स पे करने से वो पूरे लोन्स को चुका दे, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसका लोन 1 बिलियन 2 बिलियन इस तरह के एक्सटेंट पे था। ओके, सो इस तरह की वहाँ की सोसाइटी 18वीं सेंचुरी में थी। नाउ बच्चों, फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान वहाँ की जो सोसाइटी थी, ठीक है, वहाँ की जो सोशल ग्रुप थी, वो कुछ इस तरह बटी हुई थी। 3 क्लासेस ऑफ ग्रुप्स वेयर एग्जिस्टेड। फर्स्ट इज, नंबर 1 इज फर्स्ट क्लास, जिसे हम क्लर्की ग्रुप के नाम से जानते हैं। द सेकेंड इज सेकेंड क्लास, जिसे हम द नोबिलिटी के नाम से जानेंगे।
एंड द थर्ड इज़ थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास के लोगों को हम लोग क्लर्गी कहते हैं, द क्लर्गी। सेकेंड क्लास के लोगों को द नोबिलिटी कहते हैं, और थर्ड क्लास के लोगों को सिर्फ द थर्ड क्लास के नाम से जानते हैं। ये 3 क्लासेस ऑफ पीपल, 3 सेक्ट्स ऑफ पीपल वेर डिवाइडेड इन द टाइम पीरियड ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके, तो इसमें अब हम लोग आगे ये तीनों क्लासेस के बारे में स्टडी करेंगे। तीनों क्लासेस के लोग किस तरह के थे, क्योंकि अभी देखो नॉर्मल लाइफ में भी जब हम लोग अपने आसपास देखते हैं, या द सोसाइटी वी लिव इन, जिस जगह पे हम लोग रहते हैं बच्चों, वहाँ पर भी हम सोसाइटी वाइज डिवाइडेड है, राइट। हमसे भी हम वी आर द मिडिल क्लास वन, हम लोग बीच मध्य वर्ग के लोग हैं, हम लोग बीचों बीच में हैं, ना हम लोग बहुत ज़्यादा रिच हैं, ना हम लोग बहुत ज़्यादा पुअर है। वी वेर एबल टू मेंटेन अ गुड एंड अ डिसेंट लाइफ विद सम सॉर्ट ऑफ गुड सैलरी। हम कुछ ना कुछ जॉब करते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं, और अपनी सैलरी से अपने घर को सबको सेटल डाउन करके रखते हैं। वी आर नॉट सो रिच, वी आर नॉट सो पुअर, वी आर इन द मिडल एज। बट हमसे भी ऊपर जो वेरी रिच पीपल है वो भी एग्जिस्ट करते हैं, और हमसे लोअर जो बहुत ज़्यादा पुअर पीपल है वो भी एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारे सोसाइटी में क्या होता है, सबसे फर्स्ट क्लास द VIP पीपल, द वेरी रिच वन, जो एंटरप्रेनर्स हो सकते हैं, सम सॉर्ट ऑफ कोई अच्छे फैमिली बैकग्राउंड के लोग हो सकते हैं, पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, लीडर्स हो सकते हैं। बीच में हम लोग आते हैं लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, इस तरह के लोग हम लोग द मिडिल क्लास वन। थर्ड में क्या आते हैं, बिल्कुल पुअर, लैंडलेस लेबरर्स, आर्टिशियंस, पीजेंट्स, फार्मर्स, इन सब, ये सब कहाँ आते हैं, पुअर पीपल में, ठीक है। तो ये हमारे सोसाइटी का डिवीजन है। इस कंडीशन पे ऑल्दो फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी 3 सोसाइटीज़ ऑफ पीपल वर डिवाइडेड, बट वहाँ की क्राइटेरियाज कुछ और थी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वहाँ की क्राइटेरियाज क्या थे, सबसे पहले हम लोग जानेंगे फर्स्ट क्लास द क्लर्गी, जिन्हें हम लोग कहते हैं, वो किस तरह के लोग थे। क्लर्गीज वेर द ग्रुप ऑफ पीपल एंड इन्वेस्टेड विथ स्पेशल फंक्शंस इन द चर्च। क्लर्गी एक ऐसे ग्रुप ऑफ, एक ऐसे समूह, एक ऐसे दल के लोग थे, एक ऐसा ग्रुप था जिन लोगों को पहले कुछ इन्वेस्टमेंट, मतलब उन्हें कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेज, कुछ खास प्रिविलेजेस उन्हें दिए जाते, एडवांटेज दिए जाते थे, ठीक है। वो उन्हें एडवांटेज कहाँ, सोसाइटीज़ में मिलती थी, चर्च में मिलती थी, बाकी अदर हर जगह, मतलब उन्हें पूरे जीने में ही, उनके पूरे वेल लिविंग सेशन में ही उन्हें स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाते थे। स्पेशल मतलब काइंड ऑफ स्पेशल, बहुत खास प्रिविलेजेस दिए जाते थे। उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं था, कोई टैक्सेशन नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। दे एंजॉयड सर्टेन, उन्हें कुछ खास एडवांटेज, कुछ खास जो अच्छी उनके एडवांटेज है, फंक्शंस है, उसके बारे में हम जानते हैं। कुछ खास फंक्शंस दिए गए थे बाय बर्थ, मतलब वो पैदा होने के साथ ही वो उस फैमिली में, अगर वो पैदा हो रहे हैं, जो फैमिली क्लर्की फैमिली है, तो पैदा होते के साथ ही वो इन प्रिविलेजेस के साथ पैदा होते हैं। वो क्या था, मतलब एक्सेम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस। इसके अलावा उनके, वो स्टेट को कोई टैक्स पे नहीं करते थे, वो किसी तरह के टैक्सेशन, किसी तरह के बर्डन, इन सब किसी भी चीज़ों में नहीं थे। हाँ, लेकिन उस टाइम पीरियड में जो चर्च, जो क्लर्गी, वहाँ के जो चर्च थे, उस चर्च में जाने की अलाउंस सिर्फ क्लर्गीज को थी, ठीक है। क्यों, ये भी उनका एक स्पेशल प्रिविलेज हुआ ना बच्चों, क्योंकि वहाँ के जो बड़े बड़े चर्च है, वहाँ जाने की भी जो अलाउंस है, वहाँ जाने की भी इजाज़त सिर्फ क्लर्गी पीपल को थी, बाकी ग्रुप ऑफ पीपल को नहीं थी। तो वहाँ के जो लोग थे, जो चर्च वाले लोग थे, उन्होंने भी एक टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया। उस टैक्स का नाम था तिथे, TITHE, तिथे। ये टैक्स एक ऐसा टैक्स था जो कि चर्च लिफ्ट करती थी, चर्च रेस करती थी बाकी लोगों पर, कि वो चर्च के अंदर आने के लिए भी उन्हें एक टैक्स पे करना पड़ता था, ठीक है। क्लर्गीज टैक्स लेते थे, और बाकी सेकेंड ग्रुप एंड थर्ड ग्रुप जो है उन्हें टैक्स पे करते थे, ठीक है। इसीलिए उस टैक्स को हम लोगों ने नाम दिया तिथे। और ये टैक्स वो लोग ऐसा नहीं है कि ये जो हम लोग का सेकेंड ग्रुप है नोबिलिटी, उससे लेते थे, नहीं। जो बिल्कुल लास्ट ग्रुप है ना हमारा, पीजेंट्स, उससे लेते थे, ठीक है। और ऑब्वियसली पीजेंट्स एंड फार्मर्स अगर किसी को भी एक्स्ट्रा टैक्स पे करते हैं, तो वो कहाँ से आता है, ऑब्वियसली जो वो फार्मिंग करते हैं, जो वो प्रोडक्शन करते हैं, जो वो एग्रीकल्चर करते हैं, उसी का कुछ हिस्सा वो किसी को टैक्स दे सकते हैं ना, उनकी खुद की तो कुछ सैलरी इनकम है नहीं। तो ये थे हमारे क्लर्की पीपल। इस तरह की लाइफ तुम लोग की हाईएस्ट प्रिविलेज, बहुत ज़्यादा अच्छे इन्वायरमेंट, अच्छी इंजॉयबल चीज़ें, हर कुछ। इवन दो एक चर्च का एक हॉली प्लेस है, वहाँ आने के लिए भी वो लोग टैक्स पेयर करते थे। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास क्या है, द नोबिलिटी। नोबिलिटी मतलब नोबल पीपल, है ना, रिस्पेक्टेड ऑनरेबल पीपल, इसीलिए सेकेंड क्लास को नाम दिया गया नोबिलिटी। इट कंसिस्टेड ऑफ रिच पीजेंट्स, आप कह सकते हो रिच पीजेंट्स, सॉरी नॉट पीजेंट्स, रिच पीपल,
अरिस्टोक्रेट्स हम लोग कह सकते हैं। अरिस्टोक्रेट्स क्या होते हैं, जैसे हम लोग ने अभी पढ़ा ना, सेकंड क्लास को नोबिलिटी के नाम से जानते हैं। तो अरिस्टोक्रेट्स का मीनिंग होता है बच्चों द नोबल पीपल। जो भी नोबल विमेन, नोबल मैन, ये सब नोबल पीपल जो होते हैं ना, द ऑनरेबल रिस्पेक्टेड पर्सन ऑफ आवर सोसाइटी, उन सबको हम लोग अरिस्टोक्रेट्स कहते हैं या नोबल पीपल कहते हैं। तो इस तरह के लोग किस में एग्जिस्ट करते थे, कौन से ग्रुप में, सेकंड क्लास नोबिलिटी वाले में, ठीक है। ये वो इस तरह के लोग थे वहाँ के स्टेट के। इन्हें किस तरह की प्रिविलेजेस मिलती थी, ये भी बाय बर्थ ही कुछ प्रिविलेज इंजॉय करते थे, बट हर प्रिविलेज नहीं इंजॉय करते थे बाय बर्थ। दे ऑल्सो इंजॉयड फीडुअल प्रिविलेजेस। फीडुअल प्रिविलेजेस क्यों हम लोग कहते हैं फीडुअल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फीडुअल यार। यहाँ पे बच्चों फीडुअल का मतलब है ऐसी प्रिविलेजेस, ऐसे एडवांटेजेस जो इन्हें पैदा होते के साथ मिलते हैं, जो इन्हें बाय बर्थ मिलते हैं। मैंने आप लोगों को कहा ना, बाय बर्थ इन्हें कुछ सर्टेन प्रिविलेजेस मिलते हैं, बट नॉट ऑल, इनके बाद भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। तो इन्हें जो प्रिविलेज मिलती थी वो क्या थी, फीडुअल प्रिविलेज थी। फीडुअल मतलब इन्हें उस तरह की आज़ादी मिलती थी, इन्हें उस तरह की एडवांटेजेस मिलती थी जो इन्हें बाय बर्थ मिलती थी, ठीक है। ऐसा नहीं कि पैदा होने के 18 साल बाद, 20 साल बाद, 15 साल बाद इन्हें वो प्रिविलेजेस इंजॉय करने, नो। At the time they birth, at the time they born in the society, they born in a world, they are called the feudal privileges people, okay। और ये जो थे फीडुअल ड्यूज, मतलब ये प्रिविलेजेस ऐसे थे कि ये फीडुअल ड्यूज एक्सट्रैक्ट करते थे, किससे, पीजेंट से। फीडुअल ड्यूज क्या है बच्चों, फीडुअल ड्यूज उस तरह की टैक्स हम कह सकते हैं, या उस तरह का पेमेंट, उस तरह का प्राइस लेना जो एक हायर लेवल का इंसान, एक हाई ऊंचे ओहदे वाले इंसान लोअर लेवल के इंसान से लेते हैं, ठीक है। उस तरह के ब्राइब्स, उस तरह के लेन देन को हम लोग फीडुअल ड्यूज कहते हैं। ऐसा टैग, ऐसे पैसों का लेन देन जो एक हायर ग्रुप ऑफ पीपल लेता है लोअर ग्रुप ऑफ पीपल, ऊंचे तबके के लोग नीचे तबके के लोग से कुछ तरह की टैक्स कह सकते हो, ब्राइब्स कह सकते हो, किसी भी कोई भी नाम इन्हें दे सकते हो। उस तरह की जो ड्यूज ये लोग लेते थे उसको फीडुअल ड्यूज कहते हैं। और ये किससे लेते थे, ऑब्वियसली ये सेकंड नोबिलिटी क्लास है, तो ये किससे लेंगे, सबसे लास्ट क्लास से, जो थी पीजेंट्स एंड फार्मर्स, ये उनसे ये पैसे लेते थे, ठीक है। उन्हें ये पैसे क्यों देने पड़ते थे, बिकॉज टू लिव इन अ सोसाइटी दे हैव टू सर्वाइव। तो उन्हें अपने ऊंचे ऊपर के लोगों को खुश करना पड़ेगा, ऑब्वियसली वो खुश रहेंगे तो उनके नीचे वो अच्छे से जी पाएंगे, तो उन्हें खुश करने के लिए ही उन्हें पैसे देते थे, ठीक है ना। कमिंग ऑन टू द थर्ड ई स्टेट। थर्ड ई स्टेट के लोग क्या थे, हम लोग मिडिल क्लास के बारे में बात कर रहे थे ना, मिडिल क्लास और लोअर क्लास दोनों मिल करके इस सिस्टम में थर्ड ई स्टेट बनाता है। थर्ड ई स्टेट के लोग कंसिस्ट ऑफ, इन दोनों, जैसे हमने फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में जिन लोगों के बारे में पढ़ा, इसको हटा के बाकी पूरी पॉपुलेशन में जितने भी लोग बचते हैं ना, वो सब थर्ड ई स्टेट में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे हो सकते हैं बिजनेसमैन, बिजनेसमैन हो सकते हैं, मर्चेंट्स हो सकते हैं, कोर्ट ऑफिशियल्स मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो सकते हैं, लॉयर्स हो सकते हैं, पीजेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, आर्टिशियंस हो सकते हैं, लेबर्स हो सकते हैं, लैंडलेस लेबर्स हो सकते हैं। ये सारे जो अच्छे और बेचारे दोनों तरह के लोग जो कि लिविंग अपने खुद के सर्वाइवल इंस्टेंट के लिए अर्न करते हैं या स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ में, ये सारे लोग कौन सा ग्रुप बनाते हैं, थर्ड ई स्टेट बनाते हैं, ठीक है। इनके पास कोई प्रिविलेज नहीं होती, थर्ड ई स्टेट के पास कोई प्रिविलेज नहीं होती, दे हैड नो प्रिविलेजेस, ओके। दे हैड टू पे डायरेक्ट टैक्सेस, उन्हें डायरेक्ट टैक्सेस देने किसे पड़ते थे, स्टेट को, उन्हें टैक्स देना पड़ता था, लेकिन कुछ उन्हें और भी तरह के टैक्स देने पड़ते थे। डायरेक्ट टैक्स तो वो भाई वो इंसान है, वो उस जगह पे रह रहे हैं, उसके लिए भी उन्हें टैक्स देना पड़ता था कि वी आर द थर्ड ई स्टेट पीपल, हमें यहाँ रहने के लिए अपने ऊपर मतलब हमें स्टेट को एक टैक्स देना, वो तो वो पे करते थे, बट इन स्पाइट ऑफ दैट वो एक और टैक्स पे करते थे। नंबर ऑफ डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस उनसे लिए जाते थे, जिन्हें हम टिले के नाम से जानते हैं, टैली, टिथे एंड टैली। अभी हमने स्टार्टिंग में तिथे के बारे में पढ़ा था, तो अभी हम लोग टैली के बारे में पढ़ेंगे। इनके पास कोई प्रिविलेजेस नहीं होती थी, उन्हें डायरेक्ट टैक्सेस देने पड़ते थे स्टेट को, लेकिन उन्हें कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस भी देने पड़ते थे अपने डे टू डे कंजम्पशन के लिए। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को खाने के लिए भी उन्हें टैक्स देने पड़ते थे, ठीक है। उस टैक्स का नाम था टिले, TAILLE, या आप लोग टैली के नाम से जान सकते हैं, TAILLE, टैली, ठीक है। ये वो टैक्स है
जो पीजेंट्स या जो थर्ड स्टेट पीपल पे करते थे बाकी लोगों को। ऊपर हमारे फर्स्ट क्लास भी हो सकते हैं, द नोबिलिटी भी हो सकते हैं, ठीक है। इन लोगों को जो पे करते थे डे टू डे कंजम्पशन में कुछ एक्सेप्शन थे, लाइक उन्हें अगर सॉल्ट लेना है या तंबाकू लेना है तो उसके लिए उन्हें पहले पे करना पड़ता था, मतलब कुछ इनडायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ता था ताकि वो उन चीज़ों को यूज़ कर सके। सी देखो, इन्हें एक छोटी से छोटी चीज़ को यूज़ करने के लिए भी, जो ऑब्वियसली इनका पूरा इंडिविजुअल राइट है जैसे बाकी लोगों का, इनका भी इक्वल है, लेकिन वो इसे यूज़ नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज दे बिलोंग टू थर्ड स्टेट, दे हैव टू पे सम टैक्सेस। उन्हें नॉर्मल चीज़ें भी खाने के लिए या यूज़ करने के लिए टैक्स देना पड़ता था। तो उस तरह की इनडायरेक्ट टैक्स जिसका स्टेट को पता नहीं है लेकिन वहाँ के लोग ले रहे हैं, उनसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उस तरह के टैक्स को यहाँ पे टैले के नाम से जाना गया है। तो वो टैक्स वो लोग डे टू डे कंजम्पशन में उनसे लेते थे। और एक बात बच्चों जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो हमारा फ्रांस है ना, फ्रांस में 90% ऑफ द पॉपुलेशन बिलोंग्स टू पीजेंट्स। तो सोचिए कि कितने स्तर के लोग वहाँ पर स्ट्रगल कर रहे होंगे, बुरी तरह से रह रहे होंगे और बहुत अच्छे स्टेट में नहीं होंगे। ओनली 10% ऑफ द पीपल जिसमें फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास होते हैं, बाकी 90% ऑफ द पीपल बिलोंग्स टू द पीजेंट ग्रुप। फ्रांस का 90% पॉपुलेशन, आबादी जो है वो पीजेंट्स एंड फार्मर्स की होती थी, ठीक है। बाकी सारे 10% जो आबादी है वो बाकी लोग के थे। तो ये था, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये हमारे आज का इतना ही डिस्कशन था। हमने पढ़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है, उसने क्या क्या ट्रेडमार्क सेट किया, हमारी सोसाइटी कैसी थी उस टाइम का राजा कौन है, और हमारी सोशल लेवल पे फ्रेंच सोसाइटी किस तरह से डिवाइडेड है। ओके, नाउ रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स विल बी डिस्कस्ड टुमारो, या आपकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगी। एंड येस, रिमेंबर वन थिंग, मैं फिर आप लोगों को बता रही हूँ, बिफोर द नेक्स्ट टाइमिंग ऑफ द क्लास जस्ट गो थ्रू योर नोट्स। अपने नोट्स को अच्छे से पढ़िए, अभी जो मैंने बताया उसे पढ़िए ताकि जो अभी आप पढ़े वो आपको समझ आए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टडी हार्ड।